Hello students, how are you? I hope all feel fine. Students, today we are going to discuss a new topic of chapter alternating current, that is alternating circuit AC circuit containing only a resistance. Yeah, just we are called it R circuit. R सर्किट सिंपली मतलब जब हम सर्किट को डिजाइन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो हम अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप्स के सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट सर्किट होगा रेजिस्टेंस, केवल उस सर्किट पे क्या होगा, ओनली आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जस्ट लाइक कि जब अल्टरनेटिंग करंट किसी एक बल्ब में से पास होता है तो बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होगा एंड अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसमें अप्लाई कर रहे हैं, दैट सर्किट इज कॉल्ड आर सर्किट, ठीक है। एक सर्किट हो सकता है आपका जिसमें इंडक्टर यूज किया गया हो, जिसमें क्या यूज किया गया हो, इंडक्टर, ओनली एक इंडक्टर लगा उसके साथ, तो वो हमारा क्या जाएगा, एल सर्किट हो जाएगा। अगर किसी सर्किट में केवल ओनली एक कैपेसिटर यूज किया गया हो एंड उस कैपेसिटर का अगर यूज हो रहा है ओनली कैपेसिटर, उसके अलावा ना तो एल कनेक्टेड है ना आर कनेक्टेड है ना इंडक्टर है एंड ना आपका रेजिस्टेंस, तो उस केस में उसको केवल ओनली आर सर्किट कह सकते हैं। ऐसे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आर सर्किट, आर एल सर्किट, आरसी सर्किट एंड ऐसे है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। इसका यूज होता है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अलग अलग तरीके के सर्किट्स डिजाइन करने में, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर सर्किट के बारे में, दैट इज कंटेनिंग ओनली अ रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ सर्किट, this is a resistance and let's suppose यहाँ पे एक हम alternating supply कनेक्ट कर देंगे, E is equal to E naught sin omega t and instantly इसमें I current flow हो रहा है। let us suppose सर्किट में I current flow हो रहा है, तो सबसे पहले सर्किट्स में कैलकुलेट क्या करना है, क्या क्या हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले एक तो फेजर डायग्राम्स देखेंगे, इसका इंस्टेंटेनियस करंट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे सर्किट का कितना टोटल रेजिस्टेंस है एंड वेरिएशन देखेंगे कि करंट एंड वोल्टेज के बीच का वेरिएशन क्या है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सपोज लेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एसी वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, इसका वैल्यू लेते हैं आर, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, कितना है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इतना हमने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया। बहुत बढ़िया, कुछ शानदार। अब ना जब इसके क्रॉस एक अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R में से कितना करंट फ्लो है, दैट इज I इज इक्वल टू E अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहां पे आप क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, क्या होगा, ओम्स लॉ यूज होगा, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R एंड E इज इक्वल टू जाएगा I इज इक्वल टू E नॉट बाय R sin ओमेगा t and E naught by R is equal to maximum current या peak current, that is I naught sin omega t। अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो इसका भी फेज ओमेगा टी है एंड इसका भी फेज ओमेगा टी है। इसका मतलब है कि अगर एक कोई भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है या जिसमें प्योरली रेजिस्टेंस है, उस सर्किट में करंट एंड वोल्टेज जो है वो सेम फेज में मूव करता है। यहाँ पे फेज क्या होगा, करंट, phase of current and voltage are same, क्या है हमारा, सेम, इसमें कोई वेरिएशन चेंजेस है ही नहीं। फेज और करंट आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, करंट और फेज, करंट एंड वोल्टेज का फेज आपका सेम होगा, इसमें फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर इसको अगर हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो सिमिलरली एक आपका वोल्टेज ग्राफ होगा, छोटा बना दो, थोड़ा सा बड़ा हो गया,
इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपका है वोल्टेज, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा। साइन ग्राफ आपका जस्ट ऐसे बनता है, और यहाँ पे करंट का भी साइन ग्राफ है, तो साइन ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। वोल्टेज के साथ ही चलेगा करंट, इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। जिस टाइम वोल्टेज पीक पे जाएगा करंट पीक पे होगा, जिस टाइम वोल्टेज आपका जीरो हो जाएगा करंट आपका जीरो हो जाएगा, और जिस टाइम पे आपका वोल्टेज जीरो हो जाएगा अगेन यहाँ पे करंट भी कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस आपको याद इतना रखना है, इसमें ध्यान इतना देना है कि वोल्टेज का ग्राफ जो है वो हाई बनेगा एंड करंट का ग्राफ उसके रिस्पेक्टिव में लो बनेगा, मतलब उसके नीचे बनेगा ग्राफ हमेशा। ये आपका हो जाएगा E नॉट, ये जो है आपका हो जाएगा I नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा करंट एंड वोल्टेज का। दिस इज जीरो, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपका फेज पाई बाय 2 हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये आपका पाई बाय 3 और सॉरी 2 पाई बाय 3 3 पाई बाय 2 और ये जो आपका 2 पाई। क्लियर? अच्छा, फेज डायग्राम क्या बनेगा इसका? फेज डायग्राम सिंपली दिस इज करंट, या इसको लेंगे आप एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए इनिशियल इसका फेज कितना है, इनिशियली फेज इसका हो गया ओमेगा टी। यहाँ पे जस्ट एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके का, ओमेगा टी एंगल पे, ये आपका ओमेगा टी हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा, या इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे इसका, क्योंकि एक रोटेटिंग वेक्टर एक ही वेक्टर में एक ही लाइन पे होगा, एक ही लाइन पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज जो है वो आपका क्या है, सेम फेज में है, फेज डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए सेम वेक्टर पे बनेगा। और इस तरीके से कि अगर यहाँ पे रोटेटेड, ये रोटेटिंग वेक्टर है, इससे पहले मैं फेजर डायग्राम पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये इनिशियली इसका फेज ओमेगा टी पे होगा, करंट ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होगा I, ये I नॉट है, ये E नॉट है, यहाँ पे इसका जो आपका प्रोजेक्शन है एक्सिस वाई पे, ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, ये I हो जाएगा और ये आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड अ फेजर डायग्राम, ये आपका फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये इतना आर सर्किट के लिए है। आर सर्किट में बस आपको इतना याद रखना है कि आर सर्किट अगर होगा तो उसमें करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होगा, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होगा, मतलब है जब वोल्टेज सर्किट में जीरो होगा करंट जीरो हो जाएगा, जब सर्किट में वोल्टेज हाई पे होगा करंट भी आपका हाई पे होगा। तो जैसे जैसे करंट मूव करेगा वैसे वैसे आपको वोल्टेज भी मूव करेगा, साथ में मूव करेंगे दोनों। मींस ऐसे समझ लीजिए कि एक कार है और एक दूसरा कार है, एक रेड कलर का एक व्हाइट कलर का है, वो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेड कार है मान लीजिए वोल्टेज का है, जो व्हाइट कार है या आपका ब्लू कार है, जो भी कलर ले लीजिए, वो आपका करंट का है और दोनों साथ में चल रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपका फिनोमेना होना है रेजिस्टेंस वाले सर्किट में। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सर्किट में, दैट इज एल सर्किट। क्या होगा एल सर्किट? देखिए एल सर्किट में थोड़ा सा ये आपका वेरिएशन आएगा। एल सर्किट में ये सर्किट डिफरेंट है तो वेरिएशन तो होना ही है इसमें, देखते हैं। प्लीज आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, समझ में आता है, तो आप वीडियोस को एक बार जरूर लाइक करिएगा। हर एक वीडियो को, जो भी वीडियो आप चैनल पे देखते हैं, सारे वीडियोस को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। एंड थैंक यू in advance. So now let's see next what is L circuit, inductor. L means inductor circuit. L is the inductance of a solenoid or a coil, ठीक है। So now let us suppose कि हमारे पास एक इंडक्टर सर्किट है, कि इसमें हमारे पास एक इंडक्टर है, इसी पे हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट किया है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L है
L is the inductance and let us suppose इसमें instantly I current इसमें इस तरीके से फ्लो होता है। तो L is the inductance of the coil और solenoid। जो हमने कॉइल यहाँ पे यूज किया उस कॉइल का इंडक्टेंस है, जो कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एल के बारे में डिस्कस किया था। यूनिट होता है आपका हेनरी एंड एल का जो वैल्यू होता है वो आपका डिपेंड करता है कॉइल के कंस्ट्रक्शन। ओके, सो नाउ लेट अस सी, अगर इस सर्किट में हम क्या करते हैं, E is equal to E0 sin ओमेगा t, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर हम सेटअप करते हैं तो इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ के कारण, यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ के कारण इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट आपका वेरी करेगा। जब वो करंट वेरी करेगा तो उस करंट के कारण यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका थोड़ा सा चेंज होगा, बिकॉज क्योंकि B इज इक्वल टू इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni होगा। ठीक, फ्लक्स कितना होगा यहां से, फ्लक्स BA sin थीटा सॉरी cos थीटा ले लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट Nia cos थीटा। तो यहां पे phi देखेंगे, phi इज प्रोपोर्शनल टू I। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर करंट को वेरी करते हैं यहां पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। अगर करंट रिड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें रिड्यूस होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस इंक्रीज होगा, इट मींस इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो फ्लक्स यहां पे क्या इंड्यूस करेगा, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जो इस ईएमएफ या इसमें जो करंट पास हो रहा है उस करंट को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने सेल्फ इंडक्शन डिस्कस किया था। तो इसके कारण जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा तो दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगा। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि वो जो इसमें से करंट पास हो रहा है उस करंट को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो सिंपली यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको तो यहाँ पे आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, सिंपली यहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अच्छा, इस सर्किट में सिंपली हम यूज करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या यूज करते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए सिंपली ये जाएगा I is equal to instantaneous current, and E is equal to instantaneous EMF, then according to Kirchhoff second law, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। मतलब इस सर्किट में जितना भी पोटेंशियल है या पोटेंशियल ड्रॉप है उनका सम जो है वो आपका क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, सिंपली हम 0 लिखेंगे। तो सिंपली यहां पे देखिए, एक तो ईएमएफ ये हो गया आपका E प्लस एक ईएमएफ आपका यहां पे इंड्यूस होगा, दैट इज माइनस एन डी आई अपॉन डी टी। अब देखिए इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो ये इज इक्वल टू आई आर के इक्वल हो जाता। रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब इसका सम आपका 0 हो जाएगा। इसका सम कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से E कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू प्लस एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से अगर डी आई कैलकुलेट करेंगे देन डी आई इज इक्वल टू डी टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन E by L and dt, E by L into dt। so now E by L, अच्छा E by L कितना हो जाएगा, E by L सिंपली यहाँ पे E का वैल्यू कितना है, E is equal to E naught sin ओमेगा t इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और ये जाएगा E naught sin ओमेगा t।
यहाँ पे ई का वैल्यू रख देंगे ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इट इज डी एल। मतलब स्मॉल सा करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, dt टाइम में, तो टोटल करंट कितना होगा, नेट करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ di, ओके ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ di हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di e नॉट बाय l sin ओमेगा t ऑफ dt। तो ई नॉट बाई एल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ई नॉट बाई एल को हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अच्छा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है तो माइनस का कॉस, यहाँ से जाएगा ई नॉट बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड टी के साथ ओमेगा तो ये इसके डिवाइड में जाएगा एन प्लस का सी, दैट इज आई। तो आई इज इक्वल टू जाए यहाँ पे माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल cos ओमेगा टी प्लस का c, बट फॉर वन साइकिल, एक साइकिल में करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो कितना होता है, 0 होता है। I एवरेज इज इक्वल टू 0, एंड वन साइकिल के लिए ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, और तो इसका वैल्यू भी आपका 0 हो जाएगा पूरे हाफ वन साइकिल में। cos ओमेगा टी का जो वैल्यू है ये भी आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 तो आपका cos ओमेगा टी का हाफ जो एवरेज वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जब एवरेज वैल्यू इसका 0 होगा वन सर्कल में, तो इसका मतलब c का वैल्यू भी यहाँ पे कितना जाएगा, सो c जो है यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, c का वैल्यू 0 हो जाएगा पूरे एक साइकिल के लिए। c का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, देन करंट यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट I इज इक्वल टू माइनस का e नॉट बाय ओमेगा l cos ओमेगा t, कितना है cos ओमेगा t, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे e नॉट बाय ओमेगा l, इसके जब हम i नॉट लिखेंगे तो i बराबर जो i नॉट cos ओमेगा t माइनस का i नॉट cos ओमेगा t, where i नॉट is equal to what, i नॉट is equal to e नॉट by ओमेगा n, e नॉट by ओमेगा n। इतना नोट कर लेना इसको सिंपली। तो देखिए नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे i नॉट, i इज इक्वल टू i नॉट देखिए माइनस cos ओमेगा टी, माइनस cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम sin पाई बाय 2 माइनस cos ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे sin पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्यों लिख रहे हैं, sin में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल साइन के फंक्शन में है, तो करंट को भी साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट i नॉट sin, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बिकॉज व्हाई, बिकॉज माइनस ऑफ sin x इज इक्वल टू sin माइनस x हो जाता है, sin माइनस x के इक्वल हो जाए, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा, i नॉट sin ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, एंड वी कैन सी हियर दैट यहाँ पे E is equal to है E नॉट sin ओमेगा टी, यहाँ पे करंट है, देखिए यहाँ पे लिख दो E is equal to E नॉट sin ओमेगा टी, एंड यहाँ पे करंट है I नॉट sin ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। देखेंगे इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, इसका फेज डिफरेंस अगर देखेंगे तो फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाय 2 का है। कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, क्योंकि इसका फेज पाई बाय 2 है, उसे ओमेगा टी है, करंट का जो फेज है वो करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। इसका मतलब करंट में जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज से वो कितना है, पाई बाय 2, इसमें माइनस में है, तो इसका मतलब है करंट जो है वो लैग बिहाइंड है किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ पे हम इस इंटू लिखेंगे करंट इज लैग बिहाइंड
at pi by 2, lag behind at pi by 2 from the current. Okay, current I is lag behind pi by 2, lag behind from the EMF या वोल्टेज। ठीक है, मतलब वोल्टेज से कितना है पाई बाय 2 को लैग बिहाइंड है, पीछे है। इसका मतलब है सर्किट में पहले करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद जाके वोल्टेज इंक्रीज होगा। पहले आपका क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद जाके वोल्टेज इंक्रीज, सॉरी पहले वोल्टेज इंक्रीज होगा एंड उसके बाद जाके आपका करंट इंक्रीज होगा। ठीक, तो देखिए सिंपली यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं। यहां से देखिए वेयर आई नॉट बराबर आई नॉट इज इक्वल टू, देखिए वेयर आई नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे ई नॉट बाय ओमेगा एल एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर इसको कंपेयर करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ से इसकी कंपैरिजन करेंगे I is equal to V by R, I is equal to V by R, तो यहाँ पे E नॉट पोटेंशियल है, I नॉट करंट है, तो इसके मतलब ओमेगा L यहाँ पे एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ओमेगा नॉट सॉरी ओमेगा इनटू L इज नोन एज इंडक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक, वेयर ओमेगा L, वेयर ओमेगा L इज इक्वल टू, इसको मैंने रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस बोलेंगे हम इसको, सॉरी रिएक्टेंस बोलेंगे एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। बेसिकली रिएक्टेंस इज अ रेजिस्टेंस, बेसिकली इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट। मतलब एल सर्किट में ये जो आपका इंडक्टर है, ये करंट के पाथ में क्या कर रहा है, एक अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। आप पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि जैसे इससे करंट पास होगा, करंट इंक्रीज होगा, तो करंट इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा एंड फ्लक्स जैसे इंक्रीज होगा इट मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ये जो इंडक्टर है ये क्या करेगा कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है उस करंट को अपोज करेगा, उस करंट को रोकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा, और करंट को जब रोकेगा तो इसका मतलब है करंट के पाथ पे एक वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट के पाथ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो रिएक्टेंस को अगर डिफाइन करेंगे, रिएक्टेंस एक्सएल, रिएक्टेंस को अगर डिफाइन करेंगे, इट इज measured, it is a measure of effective resistance, it is a measure of effective resistance, the effective resistance by the inductor, by the inductor to the flow of alternating current, to the flow of अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेटिंग के करंट के फ्लो में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इंडक्टर, दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज नोन एज रिएक्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका L है, ठीक है, XL से रिप्रेजेंट करेगा। सो नाउ यहां पे एक और नई क्वांटिटी आपका इंट्रोड्यूस हो गया XL, एंड XL इज इक्वल टू व्हाट, XL इज इक्वल टू जब आपका यहां से कंपेयर करेंगे XL इज इक्वल टू ओमेगा L, एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f, हियर 2 pi f into L XL, 2 pi f, इट मींस यहां पे XL जो है वो प्रोपोर्शनल होगा आपके F के, F मींस फ्रीक्वेंसी,
तो यहाँ पे एक्सएल जो है वो प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये हम कह सकते हैं कि सर्किट का जो आपका रिएक्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने के केस में तो उस केस में एक्सएल का वैल्यू सबसे कम होगा। इसका मतलब है वो करंट के पाथ पे बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे इफ f इज इक्वल टू 0, अगर f 0 है, f 0 किस कंडीशन में होता है? जब सर्किट में डीसी करंट फ्लो होता है। क्या करंट फ्लो होता है? डीसी करंट फ्लो होता है। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है देन XL इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर डीसी करंट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता है। एक्सएल हमेशा मतलब आपका जो इंडक्टर है वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसके लिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कभी भी वो डीसी करंट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। डीसी करंट को वो इजीली पास होने देता है, बहुत ही स्मूथली पास हो जाता है डीसी करंट। लेकिन जैसे ही एसी करंट जाता है, एसी करंट को क्या कर देता है? वो रोक देता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है या आप कह सकते हैं जो रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दैट्स इट। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो करंट है आपका π/2 लैग बिहाइंड ये क्यों है इसमें, उसके एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि π/2 लैग बिहाइंड क्यों है यहाँ पे। सिंपली देखिए, जैसे इसमें से करंट पास होगा इंस्टेंटली, जैसे स्मॉल सा करंट पास होगा स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना देगा और अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा? यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिससे करंट एक अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। लेट अस सपोज सिंपली समझ लेते हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज कि हमने इसमें 10 वोल्ट अप्लाई करना है। तो इनिशियली हमने क्या करा? यहाँ पे हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया, छोटा सा करंट पास हुआ, मिटा देता हूं मैं इसको सबसे पहले, फिर इसको समझते हैं। ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ आपका E है, ठीक, अप्लाइड ईएमएफ E है। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो है आपका L di/dt है। इसको मैं E डैश से रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। ये ईएमएफ इस डायरेक्शन में बना रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है। अच्छा, अब होगा क्या? देखिए सिंपली अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली ये भी आपका इंक्रीज होगा। मतलब आपको यहां से जो अप्लाइड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, इस अप्लाइड वोल्टेज को अगर इंक्रीज करेंगे तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेल्फ इंडक्शन के कारण, वो सेल्फ इंडक्शन वाला ईएमएफ भी आपका इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अपोजिट अपोजिट तो नेट जीरो तो करंट जीरो, करंट नहीं होगा। मतलब वोल्टेज तो हमने यहाँ पे आपने अप्लाई किया, करंट को इसने पास होने नहीं दिया, करंट को ब्लॉक कर दिया पूरा। फिर हमने थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो ईएमएफ आपका थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगेन वो करंट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, करंट क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, करंट ब्लॉक हो गया, करंट नहीं फ्लो रहा है। तो इंस्टेंटली आप देखेंगे तो आपका ईएमएफ तो इंक्रीज हो रहा है, ईएमएफ आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट फिर भी जीरो ही है, करंट को ये पास नहीं होने दे रहा है। लेकिन एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब E आपके मैक्सिमम वैल्यूज पे पहुंच जाएगा, तो उस केस में E0 और मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो आपका सोर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो अब यहाँ पे करंट को धीरे धीरे क्या कराएगा? फ्लो कराएगा। इसका मतलब है जब E मैक्सिमम पे पहुंचेगा, E मैक्सिमम पे पहुंचेगा तब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और करंट फिर क्या होता रहेगा? धीरे धीरे फ्लो होता रहेगा। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, अगेन जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, E जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। जैसे ही धीरे धीरे डिक्रीज होगा, करंट आपका इंक्रीज होता जाएगा, करंट आपका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही करंट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, जैसे ही करंट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, E आपका अगेन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, E जीरो हो जाएगा। फिर E नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो करंट फिर जीरो से सॉरी मैक्सिमम से धीरे धीरे कहां जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। तो हमेशा देखेंगे तो जब ये इस सर्किट में जब आपका ईएमएफ मैक्सिमम पे होगा तब करंट फ्लो स्टार्ट करेगा, और जब आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा नेक्स्ट हाफ सर्कल के बाद, तो उस केस में करंट अपने पीक वैल्यू पे पहुंचेगा।
फिर उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा करंट आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो इस केस में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, π/2 का होगा। देखिए उसका फेज डिफरेंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फेज डिफरेंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, लेट्स से उससे आपको क्लियर हो जाएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का बनेगा ग्राफ। देखिए सिंपली अगर हम ग्राफ बनाएंगे यहां पे, ठीक, देखिए सिंपली यहां पे ये आपका वोल्टेज ग्राफ है, ये आपका वोल्टेज ग्राफ होगा, ठीक है। देखिए अब यहां पे जब आपका वोल्टेज 0 है, करंट नेगेटिव में होगा, π/2 से आएगा ये। यहां से स्टार्ट करेगा। देखिए जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचेगा, यहां पे मैक्सिमम में वोल्टेज, उस कंडीशन में करंट आपका 0 होगा। तो करंट यहां से स्टार्ट करेगा, जब वोल्टेज आपका 0 होगा तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम होगा नेगेटिव डायरेक्शन में तो करंट आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। सिंपली इसको मैं आपका डॉटेड लाइन से बना देता हूं, ठीक है। तो यहां से आपका करंट जाएगा, नीचे से यहां से, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये वोल्टेज ग्राफ होगा, E = E0 sin ω t। ये वाला जो ग्राफ है डॉटेड लाइन से जो बना रखा है, ये करंट का ग्राफ होगा, I = I0 sin ω t माइनस का π/2, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, π/2 का। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पे करंट 0, ये एंगल π/2 का है। जब वोल्टेज आपका मैक्सिमम है, सॉरी वोल्टेज जब आपका 0 है तो करंट मैक्सिमम पे होगा पाई पे। जब आपका करंट 0 होगा तो वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, तो ये जो है आपका 3π/2। और यहाँ पे अगेन देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे पाई, तो हमेशा π/2 का डिफरेंस होगा। देखिए ये पाई पे है, ये 0 पे है, मतलब मैक्सिमम है, ये 0 है, तो इसका डिफरेंस कितना रहेगा, हमेशा π/2 का डिफरेंस यहाँ पे हमेशा रहना ही रहना है। ठीक हो गया, क्लियर है। ये हो गया आपका फेज डिफरेंस डायग्राम, फेज डिफरेंस डायग्राम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाना है, इसका फेजर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अगर एन सर्किट के लिए अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम क्या बनेगा आपका, सिंपली वो ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। देखिए ईएमएफ इंस्टेंटली कितने फेज पे है, ओमेगा टी पे। तो यहां से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ई नॉट, दिस एंगल इज ओमेगा टी, दिस एंगल इज ओमेगा टी, ठीक है। ये इसका इंस्टेंटली वैल्यू देगा, यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस वाई एक्सिस पे, ये इसका इंस्टेंट वैल्यू देगा ओमेगा। ओके, सुनो नेक्स्ट। देखिए करंट से कितने एंगल बैक है, π/2 एंगल पीछे है। तो इसका मतलब करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो आपका वेक्टर ड्रॉ करेंगे उनके बीच में एंगल कितने का होना चाहिए, π/2 का एंगल होना चाहिए। तो यहां से आपका सिंपली ये आपका करंट ग्राफ जाएगा I, छोटा सा ग्राफ वेक्टर बनाएंगे करंट का, ये छोटा होना चाहिए। तो ये I नॉट का हो जाएगा, ये जो पूरा एंगल है ये आपका π/2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना जाएगा, π/2 रहेगा, सिंपली जस्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया, इसका प्रोजेक्शन इस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, इसका प्रोजेक्शन इस y एक्सिस पे क्या देगा, इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा I। ओके, अब देखिए इसको यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें आप इसको, तो सिंपली ये इस तरीके का वेरिएशन है, इस तरीके का होगा। दो ग्राफ है, दो वेक्टर है, ये आपका वोल्टेज वेक्टर है, ये आपका करंट वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का, सॉरी π/2 डिग्री का
मतलब 90 डिग्री का, और ये इस तरीके से वैरी करेगा। तो हमेशा अगर इस तरीके से वैरी करेगा तो उस केस में देखेंगे तो आपका सबसे पहले वोल्टेज चलेगा, उसके पीछे पीछे करंट आएगा। तो इसीलिए हम इसको लेफ्ट बिहाइंड कह रहे हैं, क्योंकि वो पीछे है। तो करंट हमेशा जैसे ये वेक्टर हो गया, ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये रोटेट करेगा। तो सबसे पहले आपका वोल्टेज चलेगा और उसके पीछे पीछे क्या है, करंट आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का है, π/2 का है। बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा टॉपिक है एलसी सर्किट, सॉरी एल सर्किट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल डिस्कस करते हैं सी सर्किट एंड एल आर सर्किट। ओके, सो नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।